प्रोग्राम महक पंजाब ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੜਵੇ ਮਾਰਕਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ CPIM ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ और अजोके मसलों बारे लंबी चौड़ी गलबात होगी। कॉमरेड येचुरी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सो कॉमरेड येचुरी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, गदर शताब्दी चल रही है जिसके संबंध में आप यहाँ पे आए हैं और आपने एक अपना जो निबंध भी लिखा है गदर पार्टी के ऊपर, जिसको शामिल किया गया सोबिनार में, उसको आधार बना के थोड़ी सी बातचीत की जाए कि गदर पार्टी जो इतिहास में जो 100 साल पहले हुआ वो उससे हम लगभग सब वाकिफ़ हो चुके हैं। उसकी आज क्या विशेषता, आज उसकी रेलेवेंस क्या, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? रेलेवेंस आज गदर पार्टी की और गदर मूवमेंट की हम समझते हैं कि बहुत ही अहम रेलेवेंस आज भी है, क्योंकि जिस मकसद से ये गदर पार्टी बनी, मतलब उन हालातों को भी फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत है। 1913 की बात, यानी पहले विश्व युद्ध से पहले, रूस की क्रांति से 4 साल पहले, और हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन जो जोर पकड़ा, उससे कई दशक आगे ये नारा उठना कि आज़ादी के अलावा और कोई चारा नहीं है अगर हिंदुस्तान के लोग इज़्ज़त के साथ रहना है उनको पूरी दुनिया में। और ये आज़ादी का मतलब क्या है, ये जो उन्होंने जब पेश किया था, वो सिर्फ आज़ादी माने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना ही नहीं, लेकिन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को लिया ना हिंदुस्तान में जहाँ पर सबके लिए बराबर के हक और बराबर के अधिकार मिलेंगे। ये सोच जो 100 साल पहले की थी उनकी, उस सोच से आज की वर्तमान हिंदुस्तान भी बड़ी दूर है अभी। तो वो हासिल करना, वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक उसकी रेलेवेंस है गदर मूवमेंट की और गदर पार्टी की, कि अभी वो काम अधूरा रह गया। अब उसको पूरा करना जो है, एक्चुअली अगर श्रद्धांजलि दे रहे हम गदरी बाबा के लिए, तो श्रद्धांजलि यही होगी, सही किस्म की श्रद्धांजलि, कि उनकी जो कल्पना थी, जो सोच थी कि हिंदुस्तान कैसे मतलब होना चाहिए, उसको हासिल करना है। वो ही हम समझते हैं कि सही किस्म की श्रद्धांजलि है हमारे गदरी बाबाओं के लिए। कामरेड येचुरी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं, आप CPIM के लीडर हैं, लेफ़्ट पार्टीज़ का एक नाता रहा है गदर इतिहास के साथ। जो कांग्रेस जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, जिसका काफ़ी लंबे समय से जो भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर छाई रही है, उसका गदर पार्टी से ऐसा कोई नाता नहीं है जितना लेफ़्ट पार्टीज़ का रहा है। सो उस नाते से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो गदरी बाबाओं का सपना था वो ये था कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भी हमें एक सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि बाकायदा 47 के बाद भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी है। आज़ाद देश की मतलब जेलों में भी जाते रहे। और शुरू में जो लेफ़्ट पार्टीज़ का भी ये कहना था कि ये जो आज़ादी है इस मेयर ट्रांसफ़र ऑफ पावर, लेकिन आज लेफ़्ट पार्टी की पोजीशन नहीं है वो वाली। आज आपका जो ज़्यादा रुझान है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सो आपको लगता नहीं ये अपने आप में जो गदरी बाबाओं का जो मिशन था उसके साथ एक तरीके से इसके कॉन्ट्राडिक्शन में है सारा कुछ? नहीं, हम ये नहीं समझते कि वो कॉन्ट्राडिक्शन में है, क्योंकि गदरी बाबाओं ने जो कल्पना किया था कि हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म की वो समाजवाद की बात, और काफ़ी अरसों के बाद किया गदर पार्टी बनने के बाद। जब आप देखेंगे 1915 में जब उन्होंने इस नतीजे पे पहुँचे कि किस तरीके की 1857 की गदर हुई, उसी तरीके से बाहर से हमें जो है हिंदुस्तान पर हमला करके आज़ाद करवाना। और 1915 के अंदर जो अपराइजिंग की मतलब जो उन्होंने जो सोचा, उसके लिए जो हथियार सब इकट्ठा कर रहे थे, खैर वो ब्रिटिश वालों ने उसको पकड़ा। उसके बाद कई सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस किए, कई सारे शहीद हुए, कई मतलब काला पानी में भेजा गया, लेकिन उसका अपना आप बहुत बड़ा असर उस समय पड़ा कि समाजवाद का जो कल्पना है, सोच है, बेशक साइंटिफिक ना हो, लेकिन वो आइडिया जो है, वो आइडिया पकड़ लिया। जब अब आप जो बात कहे बिल्कुल सही कि कांग्रेस से उनकी अलगाव क्यों हुई। 1920 के आसपास जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल देते हैं गांधी जी, उसे
कई साल पहले गदर बाबाओं का ये कॉल था कि उन्होंने कहा कि पिंड वालों मामला देना बंद करो। हम्म, सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में पहली बार गदर बाबाओं की देन थी, कंट्रीब्यूशन था। हम्म, और उसी के चलते हुए जब महात्मा गांधी जब विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 वाली, वो चौरी चौरा की घटना के बाद, जब उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर किया उन्होंने। अब उसके बाद जो बेचैनी जो उभर कर आई उस समय के नौजवानों में, जिसके एक प्रतीक रहे भगत सिंह, उसी बेचैनी से मतलब वो रास्ता खोज रहे थे, अब क्या रास्ता है, किस तरीके से आज़ादी हासिल करें। और उस समय गदर बाबाओं की जो प्रेरणा जो है वो बहुत ही बड़ी तरीके से भगत सिंह पे पड़ी थी। करतार सिंह सराभा, मतलब उनकी तस्वीर मैं फ़ोटो लेके जाते थे वो हर समय भगत सिंह, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा था। और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन वो एसोसिएशन जो बना था, उसको नाम के अंदर सोशलिस्ट जोड़ा भगत सिंह ने, और जोड़कर जो उस तरीके के स्ट्रीम्स जो उभर कर आए, उसका बहुत बड़ा रोल जो है गदर मूवमेंट का और गदर बाबाओं का था। अब उस समय उन हालतों में किस तरीके से आज़ादी हासिल करे, वो एक बात थी उस समय की। लेकिन आज़ादी हासिल होने के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हुई, आप जो बताए थे, उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद 2 दशकों के अंदर आप देखेंगे कि देश के अंदर जो शासक वर्ग है वो अपनी ही एक सोशल बेस जो है वो मजबूत किया है लोगों के बीच में। यानी वही मजदूर वर्ग जो जुड़ना चाहिए था कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब कांग्रेस पार्टी के साथ भी था। अब ये सवाल पैदा हुआ जो आज भी है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य रूप से, कि वो जो शोषित लोग हैं उनको अपने तरफ जोड़ना, उसके लिए राजनीतिक संघर्ष की भी ज़रूरत पड़ी, ना कि अब गैर राजनीतिक में गैर पार्लियामेंट्री संघर्षों के आधार पर आप वो कर सकें। जो पार्लियामेंट के चुनाव जब होते हैं, सबसे बड़ा जो राजनीतिक एक मैदान जब बनता, उसके अंदर लेफ्ट को भी कम्युनिस्ट पार्टी को भी इंटरवीन करके उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो उभर कर आया उस समय। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है स्पष्ट रूप से कहती है कि हम पार्लियामेंट्री एक्टिविटी में शामिल होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि गैर पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ हम जो है छोड़ दिए या बंद कर दिए। हमें ये दोनों कंबाइन करना है। जो हमारी मतलब भाषा में हम कहते हैं लैंग्वेज में कि पार्लियामेंट्री एंड एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़, इस दोनों को कंबाइन करके ही वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हम खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर हम जो है सोशलिज्म की ओर बढ़ सकें। तो हमारी कोशिश अब ये नहीं कि गदर बाबाओं का जो रोल रहा उसको हम छोड़कर पार्लियामेंट में ही आ गया, नहीं, वो गदर बाबा के और गदर मूवमेंट की इंस्पिरेशन लेते हुए ये पार्लियामेंट्री और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री कैसे कंबाइन करें, उस प्रयास में आज है हम। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक तरह से हमारी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी होती है, दूसरी ओर से जनरल पीपल्स मूवमेंट और मास मोबिलाइजेशन वगैरह वगैरह वो भी साथ साथ चलती है। और जहाँ पर पीपल्स मूवमेंट मजबूत हुई है वहीं पर पार्लियामेंट्री प्रेजेंस भी ज़्यादा हुआ। बंगाल के अंदर वो लैंड स्ट्रगल्स के आधार पर ही तो वहाँ पर पार्टी बनी, और केरला के अंदर भी वही मतलब अनुभव रही। तो दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। अब इन दोनों को साथ लेकर ही हम जो है हमारी काम कर रहे हैं। जो अभी जो गदर पार्टी की शताब्दी मनाई जा रही है भारत में, यहाँ तक कि जो कांग्रेस लेड कोalition गवर्नमेंट है उसने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसी तरह और बुर्जुआ पार्टीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक यही प्रचार होता रहा कि जो आज़ादी है वो कांग्रेस लेकर आई बिना खून बहाए, यही प्रचार होता रहा। और गदरी बाबा जो थे वो इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। अब जो रिकॉग्निशन हुई इसकी आप क्या वजह समझते हैं? क्या इसका वजह ये है कि कोalition पॉलिटिक्स का दौर चल पड़ा है, या इसकी वजह ये है कि गदरी जो हैं लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज की वैसे ही भूख है कि किस तरीके से उसको साथ में जोड़ा जाए? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि और क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी अगर आज इसको रिकॉग्नाइज कर रही है गदर पार्टी की और उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही देशी आज़ादी के लिए, वो रिकॉग्निशन जो है कोई वॉलंटरी रिकॉग्निशन नहीं। उनके ऊपर ये दबाव कोalition पॉलिटिक्स की भी पड़ी थी। जब UPA 1 जब बना और बिना लेफ्ट पार्टीज के समर्थन के वो नहीं बन सकता था, ना वो सरकार बन सकती थी। और उस समय जो हम लोगों ने जो प्रपोजल रखा कि 2013 में गदर पार्टी की सेंटेनरी को आपको मनाना है, उसको इनकार नहीं कर पाए। तो रिलक्टेंटली उन्होंने अनाउंस तो किया,
लेकिन किया क्या, मतलब एक पोस्टेज स्टैम्प मतलब कमेमोरेटिव स्टैम्प की, और बाद में दबाव के चलते हुए उनको अनाउंस करना पड़ा बजट के अंदर कि वो सैन फ्रांसिस्को में वो योगांतर आश्रम जो है उसको जो है रीबिल्ड करके रेनोवेट करके उसको बनाने के लिए कुछ पैसे को जो है एलोकेट किया। बस इसके अलावा किसी मूवमेंट के रूप में लोगों के बीच में ले जाना वो काम नहीं किया, और वही हमारी लड़ाई है देश के अंदर उनके साथ। यानी एक कैंपेन होनी चाहिए थी, सरकारी आपके पूरे माध्यम है, टेलीविज़न चैनल है, उसके थ्रू आप जो है लोगों को ये भी तो ले आए ना कि अब गुरदीप सिंह कौन है, कोमंगा टमारू क्या है, मतलब उसके बारे में कोई अमर चित्र कहानी की एक कॉमिक आ जाएगी लेकिन उसके बारे में जो एक्चुअली जो हमारे देश के आज के नौजवान पीढ़ी के बीच में वो जो भावना जानी चाहिए थी वो काम अधूरा है। वो अगर कर रहे हैं तो हमारे जैसे पार्टियां सरकारी यंत्र से बाहर कर, लेकिन गवर्नमेंट का अपना कोई योजना इस तरीके से नहीं बना। और वही हमारी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है और शिकायत है, हर बार पार्लियामेंट के अंदर ये उठते रहता है कि 2013 से 2014 तक जिस दिन बज कलकत्ते में वापस गया कोमंगा टमारो, जिस दिन ब्रिटिश के पुलिस वालों ने मतलब उनकी आर्मी ने जब गोली चलाई वहाँ पे, और वहाँ पर कितने अभी तक तो मतलब अभी भी एक्चुअल रियलिटी पता नहीं कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग मारे गए। काला पानी में जो भेज दिया 64 लोगों को वो तो पता है, लेकिन वे कॉन्स्पिरेसी केसेस कितने हुए, देश के बाहर हुए, सिंगापुर में हुए, बर्मा में हुए, गदर बाबाओं के लिए। और गदर पार्टी की वो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इतना कंफर्टेबल नहीं है इस इतिहास से, क्योंकि एक तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट गदर बाबाओं से लिया गांधी ने खुद, दूसरी बात बाहर से हमला करके इंडिया को लिबरेट करना, उसकी आज़ादी ले आना, उसी कॉन्सेप्ट को सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। और उसको सुभाष चंद्र बोस को सबसे बड़ा मदद देने वाला जो जापान में था, सिंगापुर में बाद में, रास बिहारी बाबू, वो 1915 के गदर अपराइजिंग के एक लीडर थे। उनको देश छोड़कर भागना पड़ा एग्जाइल में, और तभी वो जाके एग्जाइल में रहे थे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा फिनेंसिंग और मदद की INA आर्मी को खड़ा करने में। तो ये सब ये जो तरीके जो अपनाए गए गदर बाबाओं ने, वही तरीके थे जो आपके भगत सिंह के ऊपर, जैसे मैं पहले कह रहा था, तो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या सत्याग्रह हो गांधी जी का खुद, इस सब ने गदर पार्टी से इंस्पिरेशन लिया। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव को अगर सामने रखेंगे तो कांग्रेस के लिए ही खतरा है, उसके रूल के लिए आज। क्योंकि जिस तरीके की आज जो पॉलिसीज अपना रही है कांग्रेस, जिस तरीके से राज कर रही है दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद के साथ समझौते के आधार पर, समझौते क्या, अब तो जो है जूनियर पार्टनर के आधार पर जो कर रही है, वो तो एकदम गदर पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ जाने वाली बात है। सो उसकी मेमोरी को ज़्यादा रिवाइव करना भी उनके लिए खतरा है आज। तो एक सबड्यूट तरीके से, क्योंकि लेफ्ट को नकार नहीं सकते थे UPA 1 के टाइम में, उनको ये बातें माननी पड़ी, लेकिन उनका दिल नहीं है इस सेंटेनरी को, शताब्दी को मनाने में। ये तो स्पष्ट। करना शुरू। कॉमरेड यचुरी, जैसे जो गदरी बाबा थे, उन्होंने जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी किसी न किसी रूप में। अगर 2-4 अगर मिसालें लेनी हो तो मंगूराम मुग्गोवाल, वो दलित भाईचारे से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने जब वो गदर पार्टी में सरगर्म थे, जब वापस आए तो देखा कि अनुभव किया कि दलितों के साथ अन्याय उसी तरह से हो रहा है। सो उन्होंने गदर पार्टी को छोड़ के एक आधर्म मूवमेंट चलाई पंजाब में। इसी तरह से अगर और मिसालें लें तो सोहन सिंह भकना, आज़ाद देश में भी उनको जेल काटनी पड़ी, और वो कहते थे कि जो मेरी ये पीठ में जो पीठ टेढ़ी हो गई, आज़ाद मुल्क की जेल में हुई। आगे चल के देखते हैं बूजा सिंह जो नक्सलवाड़ी लहर में चले गए, उनको एक मुकाबले में मार दिया गया। मेरा पूछने का सवाल ये आपसे कि जो ये लगातार एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है जो आज़ाद हिंदुस्तान में भी जारी रही है, उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे लेफ्ट पार्टीज़ भी क्यों ना हो, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर एक लगता है लिप सर्विस वाली बात हो रही है, लेकिन समाज को बराबर बनाने वाली बात जो है नहीं हुई। उसमें इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से कैसे फेल हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो गदर बाबा जो वापस आ गए थे इंडिया के अंदर और इंडिया में बैठ के जब काम कर रहे थे आज़ादी से पहले और बाद में भी,
आपको याद होगा उनमें से कई सारे लोग उस समय जब रूस के अंदर क्रांति हुई, उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खोला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ द टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट। उसके अंदर कई सारे गदर बाबा गए वहाँ पर पढ़ने, और पढ़कर ही जब वापस आए, सोहन सिंह मखना या आपके संतोष सिंह, मतलब इस तरह के गदर बाबा जब वापस आए थे, वहीं से उनको ये समझकर वापस आए कि एक तरह से हथियार लेकर लड़ना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो एक रास्ता है, लेकिन बस उसी से अपने आप में जो है अब आज़ादी या एक समाजवादी बराबरी का व्यवस्था जो है खड़ा नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको किसानों को और खेत मजदूरों को और सबसे गरीब लोगों को आपको लामबंद करने की ज़रूरत है। तो इसलिए देखेंगे ये सभी गदर बाबे जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा जब बनी थी 1936 में, जब उसके साथ ये लोग जुड़े और ऑल इंडिया किसान सभा को खड़ा करने में, और वो अपनी पूरी की पूरी पेजेंट मूवमेंट को खड़ा करने में 36 के बाद उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। यानी वो उसी समय वो जो बात पहले अपन लोग कर रहे थे कि सीपीएम क्या कर रहा है, पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, वो ही कर रहे थे कि एक तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी पॉलिटिकल एजुकेशन के थ्रू और मास मूवमेंट के थ्रू, दूसरी ओर से आपको जो है खड़े होके मतलब ज़रूरत पड़ी तो हथियार लेने की रास्ता भी है। अब वो जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बारे में और मास मोबिलाइजेशन के बारे में वो काम करना शुरू किए, जो जैसे आप कह रहे थे कई सारे प्रॉब्लम्स जो है इंडिया की असलियत जो है वो सामने आई। उनमें से एक बहुत बड़ा सवाल कास्ट का था। जो सामाजिक जो ऑपरेशन जो होता है कास्ट को इस्तेमाल करके, उसके खिलाफ लड़ना भी वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक हिस्सा था। तो कई सारे गदर बाबा जो है उसको उस एरिया में काम करने के लिए गए। कई सारे तो ऐसे हुए जो किसान और खेत मजदूरों के अलावा वो जो है अपने अखबार निकाल देते पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए। तो अलग अलग स्ट्रीमों में वो बटे, और एक स्ट्रीम ये भी था कि बंदूक का ही रास्ता है पॉलिटिकल, जो गदर बाबे जो है फिर उस समय नक्सलाइट मूवमेंट के मतलब उसकी प्रेरणा के तरफ जो झुके। तो ये सभी मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कौन सही है कौन गलत है ये कहना ना सिर्फ मुश्किल नहीं है लेकिन गलत भी होगा, क्योंकि ये सभी अलग अलग पहलुओं को पकड़कर मकसद एक ही था। मकसद था एक बेहतर समाज बनाना। आज़ादी आ गई लेकिन एक बेहतर समाज यानी समाजवाद की ओर जाना। तो वो अलग अलग एरियाज में वो काम करते करते कोई दलित के नेता हुए, कोई कास्ट मूवमेंट के साथ जुड़ा, कोई जो है अपन अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ गए, लेकिन ज़्यादातर गदरी बाबा जो है वो मास मोबिलाइजेशन के आधार पर ही वो जुटे रहे, और इसीलिए किसान सभा को ही वो खड़ा किया और वही प्रेरणा जो है सीपीएम लेती है उनसे। आज इसलिए सब लोग ये कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि हम हैं इनहेरिटर्स गदर मूवमेंट के, वो इनहेरिटर्स माने कौन सा लीडर किधर गया उस आधार पे नहीं, लेकिन उनकी सोच और समझ क्या थी कि एक तरह से पॉलिटिकल एजुकेशन और मास मोबिलाइजेशन, दूसरी तरह से अपनी तैयारी अपने दुश्मनों को का सामना करना, ज़रूरत पड़े तो हथियारों के आधार पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यही कॉम्बिनेशन है जो जिसके आधार पर सीपीएम का भी जन्म हुआ और सीपीएम जो है आज भी काम कर रही है। जैसे आपने कहा कि जो इनहेरिटेंस की बात की कि जो हमारी लेफ्ट पार्टीज हैं उसको सही में उसने उनको इनहेरिट किया है, लेकिन अगर पॉलिटिकल नक्शे पे निगाह डाली जाए तो ऐसा लगता है कि जो ये सारे इश्यूज़ हैं जो मतलब जो मार्जिनलाइज लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे दलित इशू, चाहे बेज़मीने किसान हैं या आदिवासी हैं, इन सारे मामलों में जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन पर भी बहुत पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनका भी जो रवैया है मतलब बुर्जुआ पार्टियों से कोई ज़्यादा अलग सा नहीं है, क्योंकि अब जब आपने सर्वाइव करना है तो यू नीड द सपोर्ट फ्रॉम दोज पार्टीज़। तो मतलब हाउ टू एक्सप्लेन दैट? नहीं, देखिए वो मैं मानता हूँ कि उनके पार्टियों के साथ अलायंसेस, कोएलिशन पॉलिटिक्स और उसके चलते हुए ये सब सवाल पीछे हो गए लेफ्ट के लिए, खासतौर से सीपीएम के लिए, वो बात सही नहीं है। लेकिन एक ज़रूर दिखा दे कि देखिए वो समय भी बदल रहा है, सिचुएशन भी बदल रहा है। जैसे हम मानकर चलते हैं मार्क्सवाद का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस। अब कंडीशंस आपके बदले हैं आज़ादी के बाद, कंडीशंस आपके और भी बदल रहे हैं, और उसके आधार पर अगर आपकी एनालिसिस और सोच और ये नहीं बदलती, उसके मुताबिक नहीं बदलती, तब आप पीछे रह गए।
अब ये कास्ट का सवाल लीजिए, एक तरह से अपने देश की शासक वर्गों का पूरा मतलब कोशिश क्या रहा है, जो आज भी है, कि इनको एक रिजर्वेशन के नाम पे, कुछ और नाम पे थोड़ा पीसमील जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसी कास्ट के अंदर ऐसे लोगों को जिनको फ़ायदा मिले उनको लीडरशिप में ले आओ, ताकि वो कास्ट को और कास्ट ऑपरेशन को एलिमिनेट करना नहीं, लेकिन कास्ट और कास्ट सिस्टम को इस्तेमाल करें अपनी चुनावी और पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए। अब वही हो रहा है आज देश के अंदर। अब ये समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि लेफ्ट और कम्युनिस्ट जो है पीछे क्यों हट गए कास्ट वाले सवाल पे, जैसे आप कह रहे थे, मतलब फेवरेबली नज़र नहीं आते। अब ये ऑप्रेस्ड कास्टों के अंदर हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कि एक तरह से एक विद्रोह की भावना बढ़ रही है उनकी जो सामाजिक ऑपरेशन है उसके खिलाफ। ये बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक पॉजिटिव बात है। दूसरी तरह से क्या हो रहा है, उन्हीं कास्ट के नेताओं की पूरी कोशिश कि ये विद्रोह का भावना जो बढ़ रहा है वो उसी कास्ट के सीमाओं में बांध के रखे। तो कास्ट बन जाती है एक इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए बन जाती है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है आपके इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। अब पूरा नॉर्थ इंडिया में देखिएगा आप, पिछले 20 साल से जो हो रहा है ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हो रहा है। कहीं आपको यादव के नेता है तो कहीं कुर्मी के नेता हैं, कहीं दलितों के नेता हैं, मतलब ये सभी जो हो रहा है ये एक बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। यानी ये ऑप्रेस कास्ट को पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था से जोड़ना नहीं, लेकिन इनको अलग रख के रखना, ताकि ये अपने पावर ग्रुप्स के रूप में उसका जो है फ़ायदा हम उठा सकें। अब ये दोनों हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके अंदर कम्युनिस्टों के लिए अब अगर देखोगे हमारे, तो एंट्री ही हमारी इस तरीके की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में बहुत कठिन और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि कास्ट के सवाल पे सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट जो है कास्ट के विरोध में, और वो कास्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कास्ट के लोग भी जो उनके अंदर जो है कहते हैं आपसे जुड़ के फ़ायदा क्या है हमें, इनसे जुड़ के हमें कुछ मिल जाएगी, तो आपसे जुड़ के फ़ायदा क्या। और दूसरी बात यह है कि जो कमज़ोरी हमने खुद पहचाना हमारे अंदर जो रही, कि ये पिछले कुछ दशकों में ज़्यादातर जोर कम्युनिस्ट आंदोलन का रहा है आपके आर्थिक शोषण पर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक शोषण पर, सोशल ऑपरेशन के ऊपर जितना अटेंशन होना था उतना नहीं हुआ। अब तो परिस्थिति कैसे बन गई, उसी से तो सीखते हैं सभी, अपने अनुभव से जो सीखते हैं। परिस्थिति ऐसे बन गई कि जहाँ तक इकोनॉमिक सवालों के ऊपर लाल झंडा के ऊपर मरने के लिए तैयार है लोग, लड़ेंगे, पुलिस की लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन वही लोग जब वोट का समय आ जाता अपनी अपनी सामाजिक आधार के पे वो बढ़ जाते हैं। यानी जो विश्वास हमने लोगों के अंदर पैदा किया आर्थिक सवालों के ऊपर लड़ने का, उसी तरीके की विश्वास सामाजिक सवालों के ऊपर उस तरीके से पैदा नहीं कर पाए। ये कमज़ोरी खुद हमने नोट की साल पहले, और उसको दुरुस्त कर रहे हैं अभी। अब वो जब होगा तब आप देखिएगा, मतलब होगा ही, मतलब उसी रास्ते पे जब चल रहे तो होगा ही। वो जब होगा, जब ये जो आपकी जो क्रिटिसिज्म रही वो आपको मतलब उस तरीके से नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जैसे चाहे सीपीआई है चाहे सीपीआईएम है, उसमें भी लगता है जैसे जो कुलीन वर्ग है या एलीट है उसमें से ही ज़्यादा जो है लीडरशिप में छाए हुए हैं। ऐसा में कोई नज़र नहीं आ रहा एक्सप्लिसिट के स्टेटमेंट के कभी कोई आदिवासी या कोई दलित समुदाय से कोई लोग लीडरशिप लेवल पर पहुंचे हों या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए हों। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? नहीं, वो भी हुआ जहाँ पर, जैसे आप देखिए दशरथ देव जो हमारे आदिवासी के लीडर थे, हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रह चुके त्रिपुरा के, जो आपके जो कास्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडिया के अंदर हमारी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, कोई भी पार्टी नहीं, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था और लंबे समय तक ऐसा था कि सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही वो एजुकेशन प्राप्त होने की व्यवस्था थी। तो जो भी एनलाइटेंड जो निकला है बाहर की इस व्यवस्था को बदलना है, वो पढ़ाई लिखाई जिनको मिल पाई वही ना तो लीडरशिप पे पहुंचे। और ये आप हिस्टोरिकली निकाल के देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, ये कोई भी पार्टी है, सब जगह पर यही हालत है। और ज़्यादातर जो ब्रेक हो रहा हमारे यहाँ, आपने बोला एकदम
टॉप लेवल पे तो आपको मतलब उस तरीके से नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप देखेंगे हमारे स्टेट कमेटी लेवल पर और नीचे के स्तर पर बहुत सारे बहुत ही जगह पर, जैसे आपके स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर आज देखिए ज़्यादातर जो है आपके जो ट्रेडिशनली माने जाते हैं पीड़ित जातियाँ, उनकी लीडरशिप जो है अब ओवर करा रही है सामने। लेकिन जैसे अब दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो तो चलो बुर्जुआ पार्टी हैं, लेफ्ट पार्टी वाले तो ढोल बजा बजा के कहते हैं कि हम लोग तो ज़्यादा ह्यूमनिस्ट हैं, हम लोग ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स बिलीव करते हैं। फिर ये कमज़ोरी लेफ्ट में क्यों रही? नहीं, कमज़ोरी मतलब इसके ये कमज़ोरी को आप देख रहे हो सिर्फ लीडरशिप में कौन आया। लीडरशिप में लाकर सिंबॉलिक में रखने से भी मतलब वो ये नहीं है कि काम वो हो रहा है बेहतर। अब ये तो आसान है कि आपको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए आप जो है किसी को लीडरशिप में ले आ दो, तब ये क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, लेकिन काम थोड़ी हो रहा है वो। अगर काम आपको करना है नीचे के स्तर पर तब जो है एक्चुअली कॉन्क्रीटली आपको ये तय करना। अब SC/ST सब प्लान की बात, सब प्लान का मतलब क्या है कि जितना सरकारी खर्चा होता है डेवलपमेंट में, वो उस इलाके में उतना हिस्सा जो है वो खर्च होगा जितना हिस्सा आबादी के अंदर पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, उनके वेलफेयर के लिए। ये सब प्लान का आइडिया लेफ्ट का ही था, हमारी पार्टी का। यहाँ हम ही लोगों ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था और उस आइडिया को अब लागू हो रही है कुछ हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें। सो ये कॉन्क्रीट प्लान्स उनको उनकी तरक्की जिस तरीके से होनी चाहिए उसके लिए वो सब लेफ्ट के इनिशिएटिव से तो आ रहे हैं। बट जब नक्सलाइट मूवमेंट उठी है, बंगाल से उठी और बाद में केरल तक चली गई, उसकी आप समझते नहीं कि इसकी जड़ में ये भी कुछ रीज़न रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लेफ्ट जो है उससे उकाई हुई है उस सेगमेंट को साथ में जोड़ने से, जो दलित है, शोषित है, या जो लोग मार्जिनलाइज हैं या सिर्फ टेलर्स हैं। सो उसकी वजह से ही मतलब वो जो एक वैक्यूम था वो नक्सलाइट्स ने फिल किया। हाउ डू एक्सप्लेन दैट? ना वो हो सकता है, वो भी एक कारण है, लेकिन वो मेन हिस्सा नहीं था। मेन हिस्सा तो यही था कि जो अपने नक्सलाइट भी आखिर बने हमारी काडर से ना, अपनी पार्टी का ये किस्सा था जो नक्सलाइट में गया, वो वहाँ पर उनके लिए मेन कारण ये था कि एक किस्म की बेचैनी थी और जल्दबाजी भी थी। वो पेशेंटली जिस तरीके से आपको जनता के बीच में ये कोरिलेशन का क्लास फोर्सेस के मतलब ये जो बदलना है, ज़्यादा लोगों को हमारी तरफ लामबंद करना है, उसके अंदर इम्पेशंस आकर वो जो है जल्दी क्रांति लाने की जो कोशिश है, वो भावना जो है वो डोमिनेंट रहा। अभी भी वही डोमिनेंट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा लेफ्ट जो है वो एक सब्जेक्टिव एलिमेंट से निकल के आता है कि हमें जो है क्रांति चाहिए तो हमें जो है हथियारों से लड़ेंगे। लेकिन वास्तविक परिस्थिति क्या है, एक्चुअल रियलिटी, जो लोग जो क्रांति को समर्थन करने के लिए जो मेजॉरिटी लोगों की सपोर्ट जो चाहिए वो आपने हासिल नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, आप ही के क्लास एनिमी यानी आप ही के रूलिंग क्लासेस को मौका मिलता है कि इसको इस्तेमाल करके आपको जो है ख़त्म करें। अब वही है इतिहास नक्सलाइटों की 67 से लेकर। कभी कभी एक आध जगह फिर उबर जाते हैं, नहीं तो वो अपने आप को मतलब जिस तरीके के रास्ता उन्होंने अपनाया वो अपने आप को अपने ऊपर अटैक जो है वो इन्वाइट कर दे रहे हैं। 200 ज़िलों में ये प्रॉब्लम चल रही है वाली। सो ये क्या वजह है कि ये जो सारी टेरिटोरी है ये लेफ्ट के से निकल कर अल्ट्रा लेफ्ट के पास चली गई है? उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, एक बात तो ये है कि लेफ्ट से निकल कर नहीं गई, लेकिन वो बात दूसरी है कि यहाँ पर अल्ट्रा लेफ्ट टेरिटरी भी मैं नहीं मानता हूँ। ये टेरिटरी है, ये एरिया है जिसको वो कंट्रोल करते हैं अपनी आर्म्स को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर यही तो बात आती है कि वहाँ पर ऑब्वियसली वो जो बुनियादी जो असंतोष है लोगों में, जिस तरीके से ये लूट मची हुई है देश में, और ख़ास तौर पर आप देखोगे ये पूरे के पूरे इलाके वो है जहाँ पर बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल तरीके से माइनिंग की इजाज़त जो है सरकार देगी, और जहाँ पर ये खास तौर आदिवासी आबादी ज़्यादातर रहती है, उनके लिए कुछ फ़ायदे उनको नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी ज़मीन के नीचे जितने भी रिसोर्सेज है उसको लूट के ले जाया जा रहा। उस असंतोष का इनिशियली इस्तेमाल किया कि उधर पेनिट्रेट करने के लिए,
लेकिन उसके आधार पर जो आज जो आप ये कहते हो कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी, वो जो है एक किस्म की वो एक अपनी आर्म्ड फोर्स के आधार पर जो है उसको उसके ऊपर उनकी कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश। लेकिन वो कंट्रोल जो है जन समर्थन से उतना नहीं आता जितना जो है आपकी आर्म्स कंट्रोल से है। तो इसीलिए आप देखें कि पूरा का पूरा इशू अब नक्सलिस्ट का या माओइस्ट का जो अल्ट्रा लेफ्ट का है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में एक्चुअल इश्यूज जो जनता के हैं वो चले गए बैकग्राउंड में ऑलरेडी। जो असंतोष की बात आप कर रहे थे, जो जिस तरीके से उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों को या उनके नेचुरल रिसोर्सेज को हड़पने की बात हो रही है, उस नाते से जो बंगाल में सिंगूर या नंदीग्राम में हुआ उसमें और जो कुछ बाकी प्रांतों में हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के नाम पे वहाँ भी बेदखल करने की बात चली, जिसकी वजह से वहाँ पे विद्रोह हुआ और लेफ्ट को पिछली इलेक्शन में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज इट्स नॉट सो सिंपल एज दैट, इट्स नॉट सच ए सिंपल थिंग। क्योंकि नंदीग्राम के अंदर 1 इंच भी ज़मीन ली नहीं गई ना। नंदीग्राम के अंदर कोई वहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट की वजह से तरफ से कोई प्रपोजल आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि पूरे देश में उन्होंने 12 जगह चुने थे, यहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। एक एरिया था वो नंदीग्राम का, और वो सिर्फ एक प्रपोजल था सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पे वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बननी। लेकिन ना कोई ज़मीन अधिग्रहण करने की या ज़मीन लेने की, ना कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ, ना कोई प्रोसेस शुरू हुआ, कुछ नहीं। लेकिन बंगाल के अंदर नंदीग्राम को इस्तेमाल किया गया और उसको यूटिलाइज किया गया, और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था सीधा का सीधा। और वो पॉलिटिकल स्ट्रगल यही था कि उस इशू को इस्तेमाल करके लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर एक मुहिम बनाने के लिए, और वहाँ पर माओवादी लोगों की बहुत बड़ी घुसपैठ जो है वो हुई थी उस पीरियड में नंदीग्राम के अंदर। और उसके लिए मुख्य कारण वहाँ पर जो आज सरकार में है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने माओवादियों का इस्तेमाल किया। अब इस्तेमाल करने के बाद चुनाव जीत के आने के बाद वही तो झगड़ा चल रहा है। उसके बाद जो है माओवादियों को भी यही इल्ज़ाम है, वो मतलब वही कहते हैं कि पूरा हमारे इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस जो है आज हमारे ऊपर ये अटैक बनाई, और वही हो रहा है। और वहाँ पे अब जो तनाव जो चल रही है बंगाल में रूरल एरियाज में, वो बेसिकली इसी पे है कि एक बार काम हो गया माओवादिस्ट को इस्तेमाल करके हम आ गए सरकार में, तो उसके ऊपर मतलब उनका रुझान जो है एकदम बदल गया। खैर वो अलग बात है। लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर को इस्तेमाल किया गया। सिंगूर के लिए हमारी प्रपोजल उस समय क्या थी? आज जो लैंड एक्वायर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक्वायर हो रहा था पिछले हफ्ते तक एक्वायर हो रहा था 1894 के कानून जो ब्रिटिश वालों ने बनाई थी, जब देश के अंदर रेलवे बन रहा था। उस समय जो ज़मीन को ज़रूरत थी रेलवेज के लिए, उस समय जो कानून बनी थी उससे चल के 2012 तक आपकी लैंड एक्वायर हो रही थी इंडिया में। हमने 20 साल पहले कहा कि भाई वो कानून तो अब समय भी बीत गया और उस अनसाइंटिफिक है, उसको बदल कर नया कानून ले आना चाहिए, जहाँ पर जिन लोगों की लैंड आप लेते हो उनको भी शेयर दीजिए। वो लैंड प्राइस, लैंड वैल्यू जब बढ़ता है एक्वायर करने के बाद, उसके बाद उनको टोटली वंचित मत कर दीजिए। 20 साल तक उसका वैल्यू जब बढ़ता रहा उसका एक हिस्सा उनको मिलना चाहिए। खैर ये बात तो कोई नहीं माना, लेकिन अब जाकर पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर ये नया कानून फाइनली बना। अगर ये कानून बनता उससे पहले, क्योंकि पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ही बना सकती है ये कानून, और वो कानून अगर बनता तो सिंगूर जैसी घटना घटती ही नहीं। लेकिन बुद्ध भट्टाचार्य जी जब गवर्नमेंट ला रहे थे तो उन्होंने भी इस तरह से अपनी जो बाजुएं खोल दी कि बाहर का पैसा अंदर आए या मल्टीनेशनल कंपनीज आकर अपना पसारा करें, या मतलब लिबरलाइजेशन ना इस पे ये भी तो एक प्रचार की बात है। देखिए आज के दुनिया के अंदर सीपीएम ये नहीं कहती है कि विदेशी पूंजी को हम रुक सकता है कहीं पर। आज के दुनिया के अंदर विदेशी पूंजी तो पूरे दुनिया में जाएगी, यही है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब। और ये ग्लोबलाइज्ड कैपिटल जा रही है चाइना में, जा रही है वियतनाम में, जा रही है क्यूबा में, जो समाजवादी देश है। सवाल ये है कि ये किन शर्तों पे जाएगी। बंगाल के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर हम ही एकमात्र पार्टी है जो कहते हैं जो विदेशी पूंजी जो देश के अंदर आई वो 3 फैक्टर्स को सेटिस्फाई करना है उसको। पहली बात यह है कि विदेशी पूंजी जो भी आएगी वो देश के अंदर
उत्पादन के साधनों की सृष्टि करनी है। ये नहीं कि देश के जो कारखाने उसको खरीद ले, उससे उस विदेशी पूंजी आने से कोई फ़ायदा देश को होगी नहीं। अगर नए कारखाने खुलेंगे, नए लोगों को नौकरियां मिलेगी और उससे जो है देश के लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को खोलने के लिए विदेशी पूंजी को आना नंबर 1। नंबर 2, विदेशी पूंजी आएगी तो हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करनी है। नंबर 3, विदेशी पूंजी आने से बेरोजगारी बढ़नी नहीं है, रोजगार बढ़ना। ये तीनों शर्त जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य उस समय रखे थे बंगाल में, आज भी हम रख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए वॉलमार्ट को हमने क्यों रोका? वॉलमार्ट अगर आती है इंडिया में तो जो आज काम कर रहे हैं रिटेल ट्रेड में वो सब बेरोजगार होंगे। तो उस तरीके की विदेशी पूंजी आने से फ़ायदा क्या है देश को और अपनी जनता को? तो हमने कहा ये गलत है, देश के लिए इसको रोकेंगे हम। तो ये अब सब लोग हल्ला मचा रहे, लेफ्ट जो है फॉरेन कैपिटल के खिलाफ है। हमने बोला ये तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करिए और सेटिस्फाई करेंगे तो जो है विदेशी पूंजी को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। अदरवाइज ये आज वन वे ट्रैफिक है। विदेशी पूंजी आ रही है, देश के रिसोर्सेज को लूट रही है, चीप लेबर का इस्तेमाल कर रही है और वो मुनाफे बना के अपने देश पे ले जा रही है और यहाँ पर हमारी हालत जो है और बिगड़ रही है। बंगाल में लंबा समय राज रहा कम्युनिस्टों का, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जारी है, हैंड पुल रिक्शा भी चल रहे हैं। मतलब जहाँ पे एक सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट गवर्नमेंट हो वहाँ पे ये सब क्यों चल रहा है? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन जहाँ तक सवाल है भाई, वो अब द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन किस लिए कहते हैं? अब ये है सामाजिक एक रियलिटी है, लेकिन उसको नियंत्रण में रखने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की है। और उसी समय पहली बार उसी बंगाल की इनिशिएटिव के वजह से ये पूरे रेड लाइट एरिया के लोग हैं उनको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से उनके लिए जो जो भी फैसिलिटीज़ करनी है एक्सेट्रा, उनको एक आवाज़ जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके की लाइक ए ट्रेड यूनियन की आवाज़ जो है वो लेफ्ट फ्रंट की दी, जिसके चलते हुए पूरे हिंदुस्तान में, आज सिर्फ बंगाल तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज जो है आपके एसोसिएशन से, और परसों दिल्ली के अंदर उनका एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उनकी डिमांड्स को लेकर कि ये सवाल आई है और काफ़ी हद तक उनको जो है वो प्रोटेक्शन की बात हुई। खैर वो अलग बात है। जहाँ तक लैंड पुल रिक्शाज की बात आपने कही, 3 बार ये 34 सालों में 3 बार उनको बैन करके, उनको जब्त करके, कॉन्फिस्केट करके अंदर रख दी थी। हुआ क्या? 6 महीने के अंदर ये खबर पहुंची आपके उड़ीसा में, बिहार में, ये कहते हुए कि ये पूरे के पूरे रिक्शा के मालिक कह रहे हैं वहाँ पे कोई उस रिक्शा को चलाने वाला कोई नहीं है। तो जो बेरोजगार यहाँ के जो है बाहरी स्टेट्स की लेबर से वो पहुँच जाते हैं और फिर वो सड़कों पे आ जाती। अब जितनी बार 3 बार हुआ ये, और जितनी बार अब जाओ और वहाँ पे उनका कहना है कि अगर इससे हम हमारा गुजारा हो सकता है तो क्यों रोक रहे हो आप? अब सवाल ये है कि आज भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए, शिवसेना बहुत हल्ला करती है बॉम्बे के बारे में कि नॉन महाराष्ट्रियन ज़्यादा है वहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बंगाली अगर कहीं हैं तो वो कलकत्ता शहर में, और एक भी तनाव नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब ये हालत बदलेंगे तो क्या होगा पता नहीं। और वो पूरे कोई परेशानी नहीं थी उन लोगों के लिए, सब जगह से आते थे अपने गुजारे के लिए। और फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो होती है, अब ये आंकड़े तो बताए, कई सारे लोग इसके ऊपर लिखे भी, बहुत सारे एनालिस्ट भी लिखे हैं। अगर देश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ की तादाद जो है आपकी एक डिकेड में 21% या वो अब जो है घट के 1.4 तक पहुंची है, तो बंगाल के अंदर वो 3.2 है। पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो माइग्रेशन बढ़ता। अब बंगाल को बहुत कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि वो बॉर्डर में रहेंगे। हर बार जब कोई भी दिक्कत हो जाती है आपके नेबरिंग देशों में, अब आ जाते हैं लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के आधार पर ही तो उन सबको स्वीकार किया बंगाल ने। कम्युनिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट चल रही है भारत में, उसकी जो सारी की सारी कारगुजारी है, उस पर ब्रीफली आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस टाइम अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवरऑल वर्किंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता उन्होंने अपनाया वो अपने आप में डिज़ास्टर साबित हो रही है।
आज के दिन 22 साल हो गए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करके। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जो प्रधानमंत्री है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो रिफॉर्म शुरू किया अभी भी याद है। और परसों ही मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था इस बात को, वो सामने बैठे हुए थे, तो बोला सर वापस ले आए हो आप सिचुएशन 1991 पे। तो उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर बोला नहीं वो गलत है, 1991 का सिचुएशन नहीं आया। हमने बोला देखिए 4 आंकड़े आपने उन दिनों बताए थे कि जिसको आप इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, या आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में विदेशी देशों के साथ आपका जो घाटा जो हो रहा है, उस समय जो है 2.5% था जीडीपी का, जो आपने कहा कि खतरनाक है। आज जो है वो 4.8% है जीडीपी। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ गया। आज अगर फिस्कल डेफिसिट निकाल के देखिए कि उस समय के तादाद से ये जो तकरीबन आपके 5% से ज़्यादा आपके जीडीपी का हिस्सा है। उस समय उन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है कुछ हफ्तों के लिए हमारे पास है जो इंपोर्ट्स को हम फिनेंस कर सकते हैं। आज जो है आपके पास 6 महीने से कम का है, हफ्तों से बेहतर है लेकिन है वो 6 महीने से कम। और बाकी जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज देखो उनके पास 2-2 साल तक है। उस समय उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स पे असर पड़ रही है, विदेशी कैपिटल को ये वो नहीं आ रही है। आज वही हालत है, इन्फ्लेशन और एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हमने वो बोला सर आप ही ने जो 4 पैरामीटर जो दिए उन 4 पैरामीटर के हिसाब से देखो आप, तो आज हालत 91 से और नाजुक है। अब यही है, ये हालत है आज की वर्तमान राजनीति। अब इस नाजुक हालत से वो जो है बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं आम जनता के ऊपर। आज के दिन यहाँ पर पढ़ा हमने, आज के दिन जो है कुकिंग गैस का दाम जो है वो फिर बढ़ा दी। 2 दिन पहले वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और कहते हैं ये सब्सिडी घटाना। हमने कहा सब्सिडी किसको घटा, जो गरीब है उसको जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हो उसको घटाते हो, और अमीर को जो है लाखों करोड़ों के तादाद में आप जो है टैक्स की छूट दे रहे हो। और उन्होंने कहा टैक्स की छूट हम देते हैं इंसेंटिव है ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रेट क्या है आज? -1.6। तो लाखों करोड़ों के तादाद में आप इंसेंटिव देते हो अमीर को, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है माइनस में है। और उसके नाम पर, क्योंकि ग्रोथ माइनस में है, डेफिसिट बढ़ गया, उसके नाम पर जो गरीब को थोड़ा बहुत इंसेंटिव देते हो उसको भी आप घटा रहे हो। तो ये आज ये हो रहा है कि 2 हिंदुस्तानों का निर्माण हो रहा है आज, और वही है वर्तमान राजनीति का मतलब। और 2 हिंदुस्तानों का निर्माण, एक शाइनिंग इंडिया जिनके पास बहुत पैसा है, अब वो पैसे को उनको पता नहीं क्या करना है। अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट से जो प्रोड्यूस करेगा उसको खरीदने की क्षमता देश की जनता में नहीं है। विदेशी मार्केट तो डाउन चल रहे हैं अभी भी पूरे दुनिया में, तो इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करेगा अमीर अपने पैसे से? वो या सोना खरीद रहा, सोने का प्राइस जो है आज हिस्टोरिक हाई में है इंडिया में, या वो रियल एस्टेट खरीद रहा। रियल एस्टेट प्राइस की एस्केलेशन इज ऑल्सो पूरे दुनिया के अंदर हाईएस्ट है आज इंडिया के अंदर। या तीसरा वो अपना पैसा जो है विदेशी करेंसी में बचा रहा है, उसलिए डॉलर का दाम बढ़ रहा है और रुपये का दाम घट रहा है। जैसे रुपये का, यानी ये पूरा पार्किंग हो रही है। मतलब आपकी जो अमीर के पास जो पैसा है उस पैसे को पार्किंग करने के लिए सोने का दाम बढ़ रहा है, रियल एस्टेट का बढ़ रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ रहा है, और रुपया जो है लुढ़क रहा है। और जितना रुपया लुढ़केगा उतना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की डेफिसिट बढ़ेगी, और उससे जो है उसको पूरा करने के लिए जनता के ऊपर और हमले होंगे। कॉमरेड यशवी, जो पिछली यूपीए जो 1 सरकार थी उसमें लेफ्ट के कुछ स्टेक्स भी थे, क्योंकि यू वर सपोर्टिंग दैट गवर्नमेंट। न्यूक्लियर डील की वजह से जो कुछ भी हुआ सो हुआ। आज जो यूपीए 2 में जो हो रहा है, जैसे इन्फ्लेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है खास तौर पे, जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, डू यू थिंक लेफ्ट शुड ओन सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इतने एक्सट्रीम पे चले गए कि आज कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से? अरे लेफ्ट विल होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो तो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्ट काम तो वो कर रहे हैं। वो हमारा काम यही था कि उसके ऊपर अंकुश लगा देते यूपीए 1 में। जैसे यूपीए 1 खत्म हुआ
उनके पास ना कोई प्रोग्राम का नक्शा है। यूपीए 1 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। खुला छूट है भ्रष्टाचार के लिए। जहाँ तक लेफ्ट था तो हम बेशक कुछ ना बोले, क्योंकि हम हैं वहाँ पे, उससे जो है वो डरते थे। आज जो खुला छूट है, एकदम लूट जो मची गई, बिल्कुल सही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत बड़ा अंतर है तो फंक्शन करने में। लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ कि हम जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, वो इसलिए हुआ कि कांग्रेस के अंदर एक सेक्शन था जो मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में, जो यूपीए 1 का जो बुनियादी आधार था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूक्लियर डील उसका हिस्सा नहीं था। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हमारी सपोर्ट थी, सब जानते थे। अब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को वायलेट करके न्यूक्लियर डील में जाने की जो ज़रूरत उन्होंने समझी उस समय, आज हुआ क्या 5 साल बाद न्यूक्लियर डील के, 1 यूनिट पैदा नहीं हो रही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनर्जी, एक कोई फायदा नहीं है देश को। अब वो सब फिर करने की क्या ज़रूरत थी? तो हमारा ये मानना है कि बहुत सारे ताकतें थे देश के अंदर और बाहर भी, जो नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर ऐसी परिस्थिति हो, जो भी गवर्नमेंट बनेगा बिना लेफ्ट की सपोर्ट की नहीं बन सकता। वो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा था, क्योंकि यूपीए 1 के ज़माने में बहुत सारी चीज़ जो हमने रोका, उससे जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल को जिस तरीके से फ़ायदा होना चाहिए था इंडिया से, वो नहीं हो पाया। और दूसरी ओर से आप याद रखिए, आप जो रो रहे हैं, अब ये फूड बिल जो आया, इंटरनेशनल कैपिटल से लेकर देश के सरमायादार पूंजीपति सब लोग यही बोल रहे हैं, अरे सरकार का खर्चा और बढ़ जाएगा और घाटा हो जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगी। अरे गरीब को और भूखे को खाना खिलाना, वो जो है उनके मुनाफे कम कर देंगे, उस वजह से वो जो है आज हल्ला मचा रहे। लेकिन अब यूपीए 1 में हुआ क्या था, यही उनके लिए ये खतरा था कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, राइट टू द ट्राइबल्स, जो आप कह रहे थे ट्राइबल्स के किया, राइट टू ट्राइबल्स टू देयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब ये राइट टू फूड जो अब आ रहे, ये ऑल दीज राइट्स की जो कंसेप्शन वो उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। तो ये सभी जो राइट्स अभी तक नहीं दिए गए थे इंडिया में, जिसके अंदर आखिरी वो राइट टू फूड जो अब आई थी, तो राइट टू कॉम्पनसेशन, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर लैंड, फेयर कॉम्पनसेशन, लैंड एक्विजिशन बिल, ये दोनों पिछले हफ्ते पास हुए फाइनली। ये सब जो है यूपीए 1 की देन थी। और देश के अंदर पूंजीपतियों को और ख़ासतौर से इंटरनेशनल कैपिटल को नाराज़गी यही है कि अगर ये सब सरकार करेगी तो उनको जो है इंडिया से जो मुनाफे बनाने का जो जगह है वो नैरो होते जा रही है, क्योंकि सरकार ये सब खर्चा कर रही है जनहित में, तो वो नहीं चाहते थे। अब ये सबको रोकना है तो लेफ्ट को दूर रखना है ना भाई। तो इसीलिए तो ये ग्रैंड कोएलिशन एक जो बनी थी 2009 में, इंटरनेशनल कैपिटल, देश के अंदर कैपिटल, देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें और देश फिरका परिस्थिति ताकतें, सभी इकट्ठा हुए कहता है लेफ्ट को कमज़ोर करना है तो बंगाल में उनको हराना होगा। और उसीलिए वो पूरा हिंसा के आधार पर ये जो पूरी कैंपेन चल के वहाँ पर जो हराने के लिए वो ऑल इन यूनिटी हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल प्लान का और साजिश का हिस्सा है। अगली इलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लेफ्ट की? अगली इलेक्शन के लिए हमारा ये मानना है, इसलिए जो नारा हमने दिया वो यही है कि देश को नेता नहीं, क्योंकि एक तरह से नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ये नामो रागा करके मतलब वातावरण शुरू हो गई कि कौन होगा देश का आने वाला है। तो हमारा लेफ्ट का यही है कि देश को नेता नहीं नीति चाहिए, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज चाहिए। और हमारा मानना है कि वो ऑल्टरनेटिव है देश में। आज जितना पैसा आप जो है कंसेशंस दे रहे हो पूंजीपतियों को, अमीरों को इंसेंटिव के नाम पे, वो ना दे, जो जायज़ लाजमी टैक्स है वो टैक्स कलेक्ट करे सरकार, और उसको सरकार इन्वेस्ट करे आपकी सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। तो जितनी आप रोज़गार तैयार करोगे, उस रोज़गार के आधार पर कई लाखों लोगों को नई नौकरियां मिलेगी, और उस नौकरियों के वजह से उनको जो तनख्वाह मिलेगा उसको खर्च करने से देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा, और वही प्रोत्साहन होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये ऑल्टरनेटिव रास्ता है। हमारा ये कहना है कि ये ऑल्टरनेटिव रास्ता को अपनाने वाले
जितने भी गैर फिरका परस्ती पार्टियां हैं उनमें से जो भी इस ऑल्टरनेटिव को अपनाने के लिए तैयार है, हम उनके साथ मिलकर एक राजनीतिक मोर्चा या राजनीतिक विकल्प खड़े करने के लिए तैयार है। तो जुलाई 1 तारीख को लेफ्ट पार्टीज ने एक अपना नेशनल कन्वेंशन में इस प्रोग्राम को सामने रखा। दूसरे पार्टियों से बातचीत हो रही है। हम समझते हैं कि 2014 के चुनाव से पहले, इफ नॉट ज़रूर चुनाव के बाद अल्टरनेटिव एक बनेगा। कॉमरेड येचुरी, हमारी क्योंकि बात गदर पार्टी से शुरू हुई थी और उसमें एक उनका मैंडेट बड़ा क्लियर था कि गैर फिरकू पार्टी थी वाली। अभी भी आपने जो बात कही है कि हम लोग एक ऐसा कोलिशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे गैर फिरका परस्त पार्टियाँ इकट्ठियाँ हों और उनका कोई एक कॉमन प्रोग्राम हो उनका। उस नाते से मैं पूछना चाहूँगा कि लेफ्ट का हमेशा ये रहा है कि जब पैटर्न देखते हैं तो जब फिरका परस्ती की बात आती है उस नाते कांग्रेस की एक पूंछ सी बन जाती हैं लेफ्ट पार्टीज, बनती रही हैं लगातार। लेकिन जबकि एक्सपेरिमेंट्स बड़े सामने हमारे सामने कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा फिरका परस्ती की है, कहीं पर बहुत खुल के की है, कहीं पर बहुत सटल ढंग से की है। सो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो एक कमज़ोरी रही है लेफ्ट की। नहीं, हमारी कमज़ोरी नहीं रही है। हम ये आपसे मानते नहीं हैं कि हम पूंछ बन गए। हम ये मानते हैं कि हमारी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी पे दबाव पड़ता रहा कि वो फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ काम करे। जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट है फिरका परस्ती के खिलाफ वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना लेफ्ट का है। कमिटमेंट की बात ही छोड़िए, अगर थोड़ा स्क्रैच करो तो शायद वही भावनाएं कांग्रेस वालों से भी उभर कर आती। हमने ये देखा पहले, बहुत बार देखा, देश ने देखा, जो मतलब पूरी की पूरी मतलब सारा सिख कौम को किस तरीके से टारगेट किया गया। हमने देखा ये यहाँ पर मतलब बहुत अरसे तक जो उस तरीके की रुझान चली कांग्रेस की तरफ से। हमने देखा जिस तरीके से शिलान्यास जो किया राजीव गांधी जी ने, और दूसरी ओर वो शाहबानो के सवाल पर वो जो है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को अपीस करने के लिए वो काम किया, हिंदू फंडामेंटलिस्ट को अपील करने के लिए शिलान्यास किया। तो वो जो है फंडामेंटलिज्म के खिलाफ नहीं, फंडामेंटलिज्म को कंट्रोल करके इस्तेमाल करने की कोशिश करती है कांग्रेस। ये है रियलिटी। तो आज भी ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे अब ना वो उस तरीके से फिरका परस्ती एजेंडे पे फिर जाने के लिए अब लग रहा है कि लगभग तैयार हो गई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। आप कांग्रेस को हमारा यही कहना है कि भाई आपको तय करना होगा किधर खड़े हो। आज जितनी आपकी कमजोरियां रही उसी वजह से तो फिरका परस्ती ताकतों की मतलब ये ग्रोथ हो रही है और उसी की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब बीजेपी फिरका परस्ती है, उससे आप फायदा लेना चाहते हो, आपके कमजोरियों की वजह से बीजेपी फायदा लेना चाहती है और बीच में जो है लोग फिस रहे। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि गैर कांग्रेसी गैर फिरका परस्ती ये ऑल्टरनेटिव ज़रूरी है देश के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली भी जब बाल ठाकरे को 21 बंदूकों की सलामी दी गई, पार्लियामेंट में शोक मता लाया गया, मनमोहन सिंह जी ने डिनर कैंसिल कर दिया। मेरा ख्याल शायद आप ही अकेले एक मेंबर पार्लियामेंट रहे होंगे उस टाइम जिसने उस जो रेजोल्यूशन का विरोध किया, जिसकी वजह से आपको धमकियाँ भी मिली। सो ये सारा कुछ चलते हुए भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो अगर हम इतिहास देखते हैं तो जब कांग्रेस लेफ्ट के पास आती तो बड़ी शक्कर बन जाती है, जब दूर होती तो वो भी फिरका परस्त है। तो हाउ डू एक्सप्लेन दिस? अरे दैट इज द अपॉर्चुनिज्म ऑफ द कांग्रेस। इसलिए हमने कहा कि ऑपोजिट ऑफ द लेफ्ट और कांग्रेस सी लेफ्ट तो यहाँ पे खड़ी है। आपने जो बिल्कुल कहा सही कहा, हम ही लोग हैं जो उसका विरोध किया पार्लियामेंट में भी, धमकियाँ भी आती रही है। वे अब हम ही लोग थे जो सवार करके जो ये पोर्ट्रेट लगाने से हमने मतलब उसको अपोज किया पार्लियामेंट में। अब क्योंकि सवाल यह है कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल पोजीशन पे खड़े रहे तो हम लोग खड़े रहे। अब कांग्रेस पार्टी जो है मौका परस्ती इसलिए कहता हूँ मैं कि वो जो है जब उसको ज़रूरत पड़ी तो फिरका परस्ती रुझान ही नहीं काम भी की उसने उसके फ़ायदे के लिए। जब देखा कि उससे नुकसान हो रहा है तो लेफ्ट के साथ मतलब नज़दीक हो गए ताकि उनकी then they become secular। आई मीन उनकी क्रेडेंशियल्स ठीक हो जाती है। देखो वो मैं पूछ रहा हूँ कि लेफ्ट ही वो उनको सर्टिफिकेट दे देता है सेकुलर होने का जब वो पास में आ जाते हैं,
जैसे लेफ्ट शुद्धिकरण कर रहा हो कि हम जब आप हमारे पास आएंगे तो आप सेकुलर हैं, जब आप दूर हैं तो आप सेकुलर नहीं हैं। नहीं, हमारे पास और दूर की बात नहीं, किस किस तरीके की बातें और किस तरीके की पोजीशन वो लेती है कांग्रेस। कांग्रेस का इसलिए हम उसको कैरेक्टराइज जो किए हैं, वो एक कम्युनल पार्टी नहीं है, लेकिन कम्युनलिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली पार्टी। हर जगह पर वो उसका एटीट्यूड पहले ये है कि डट के लड़ना नहीं है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका फ़ायदा उठाए। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ से फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, तो वो जो है आप देखो वो लेफ्ट की तरफ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। कल शाम को ही प्रधानमंत्री ने कहा, वो जो G20 से प्लेन में जब वापस आ रहे थे, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता। जब सवाल पूछा गया कि लेफ्ट के साथ जाएंगे या कोई और पूछा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे, उनका जवाब क्या था, कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, चुनाव के टाइम पे हम देखेंगे। तो मतलब क्या है, यही मौका परस्ती है, वो देखेंगे किसके साथ जाने से क्या फ़ायदा है। अब आप देखिए 96 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उस समय कांग्रेस ने कहा 5 साल तक हम समर्थन देंगे, लेकिन 98 में उस सरकार को कांग्रेस ने ही गिराने के बाद फ़ायदा किसको हुआ, बीजेपी को, और वाजपेयी साहब की सरकार आई। यानी जिस फिरका परिस्थिति की ताकतों के खिलाफ वो बातें करते हैं, काम ऐसे करते हैं जो अल्टीमेटली उन्हीं को फ़ायदा होता है। कॉमरेड, जो नेशनलिज्म की बात आती है, जब नेशनलिस्टिक पैट्रियोटिक पॉलिटिक्स, उसमें भी ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट की पोजीशन है इन प्रिंसिपल, अगर गदर पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए या लेफ्ट के खुद के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, तो उनका रास्ता हमेशा अलग से होना चाहिए। लेकिन जहाँ मेन स्ट्रीम इंटरेस्ट आ जाते हैं, वहाँ पे लगता है कि लेफ्ट और वो जो बुर्जुआ पार्टी का एक क्लब बन जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं बहुत। अफजल गुरु के मामले में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो लेफ्ट ने बहुत एक्सप्लिसिट पोजीशन नहीं ली कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ, रादर बहुत देरी लगाई उसके ऊपर। उस नाते आपकी पोजीशन और बाकी की पार्टी की पोजीशन में क्या फ़र्क है? देखिए, लेफ्ट के अंदर एक ज़रूर, मतलब इस सवाल पे अफजल गुरु को आप जो आपने किया था, वो यही था कि हम अभी तक एक सामूहिक, एक यूनानिमस कलेक्टिव पोजीशन हम नहीं ले पाए कैपिटल पनिशमेंट। ये हमारी मतलब वीकनेस है, क्योंकि हालतें जो ऐसे कनाडा जैसे मुल्क में हैं और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत फ़र्क है। अब या वहाँ पर जो है जिस तरीके से कत्लेआम होती है आपके सांप्रदायिक दंगों में, और जिस तरीके से अब बाबा के नाम पर जो बहुत सारे लोग जो दुरुपयोग करके आज जैसे जो हो रहा है, मतलब इस बार, और उस तरीके के काम जो करने वाले, एक बड़ा आक्रोश पैदा हो जाता है समाज के अंदर कि इन लोगों को सही सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए डेथ पेनल्टी को बिल्कुल हटा देना, जैसे कई सारे मुल्कों में जो हुई, उस तरीके की बात हिंदुस्तान में नहीं हो पाई। और दूसरी भी असलियत है आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वो आके मार दे निर्दोष, कई सारे जान ले लें, आप डेथ पेनल्टी अपोज किए, उनको जो है आप कोई सज़ा नहीं दे सकते हो। अब ये एक सही बात है कि पूरे इंडिया के अंदर, सीपीएम में ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्टियों के अंदर अभी तक एक कलेक्टिव व्यू नहीं बन पाया कि इसको रखना है या नहीं रखना। अब सवाल ये आ गया था, कॉम्प्लिकेशन ये है अभी देश में डेथ पेनल्टी। अफजल गुरु को डेथ पेनल्टी का वो दे दिया, प्रेसिडेंट ने उसको मर्सी पिटीशन इनकार कर दी। अब वो देश का कानून है, लेकिन वो बाद ही में पता चला कि जो मौका उसको मिलना चाहिए था, कि मर्सी पिटीशन आपका रिजेक्ट होने के बाद भी एक मौका मिलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, वो उसको नहीं दिया। वो गलत था, उसकी हमने मतलब क्रिटिसाइज़ की, और उसके बाकी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स है वो सब हमने क्रिटिसाइज़ किया कि लॉ को सही ढंग से फॉलो करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो वो सब हमने क्रिटिसाइज़ की। लेकिन उसके अंदर देखिए, गदर पार्टी से इंस्पिरेशन लेने में सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल आपने भी कही, सबसे पुराना और पहला हम समझते हैं कि आपके 1857 के गदर के बाद वो इस प्रिंसिपल को नहीं, वो था कि वो यूनिवर्सली सेक्युलर मूवमेंट था, जैसे 1857 थी। 1857 के ज़माने में ब्रिटिश एक क्रॉनिकल साहब थे, थॉमस लव करके, वो लिखते थे मतलब क्या क्या हो रहा है। वो उसने कई सारी बातें लिखी, तो उस पर एक जगह पे लिखा कि द फैनेटिक राजपूत, द ब्राह्मण
and the Musalman have all joined together. The pig eater and the pig hater, the cow worshipper and the cow eater have all come together. And this is the time it looks as though you're living on the precipice of a volcano. तो वो उसने भी कहा कि अगर ये लोग सब इकट्ठा हो गए तो ब्रिटिश कांट रूल. सो देन वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वगैरह वगैरह शुरू हुई. तो 1857 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि सबको मज़हब के लोगों को इकट्ठा किया, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, मतलब जो भी थे. अब वही ट्रेडिशन गदर पार्टी फॉलो की और उसी ट्रेडिशन को हमारी पूरी कोशिश है फॉलो कर रहे हैं. तो अब वो जो फॉलो करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उससे राजनीतिक फ़ायदा जो मिल रही है उसको वायलेट करते हुए उसके शिकार बन जाते बहुत सारे बुर्जुआ पार्टी. But let's face it, isn't Marx's perspective very clear on capital punishment? Yes, it is. It is. That is why. But the point is, I mean, there are many things in India which we have to do, for which we have to build up a common collective what you call support. Capital punishment is one. A uniform civil code is the one. I mean, these are all, uniform civil code is there, I mean, as a directive principle in our constitution. But you'll have to get that consensus, where everybody should be on board. And more people feel that they are being discriminated against, more difficult it becomes. अब कोई, I mean, अब दोनों सब तरह से आती है. कोई कट्टर हिंदुत्व मतलब संगठन है जो पकड़े गए हैं मालेगांव, हैदराबाद में मतलब मक्का मस्जिद में, अजमेर शरीफ में वगैरह. तो दूसरी तरह से आता है कि भाई इतने लोगों को उन्होंने मार दिया मुसलमानों को, तो उनको जो है आप कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हो. इधर से आता है कि पाकिस्तान से उतर के आ गए हैं 11 लोग और मुंबई के अंदर आतंक मचा दिए, इतने लोगों को मार दिया, तो उन लोगों को आप जो है जिंदा रहने की क्या अधिकार है. तो unless you create a collective consciousness of it, only by law, I mean many things cannot happen. You will have to create that atmosphere. वही जो नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में सवाल चल रहा था, नरेंद्र मोदी का जो वीज़ा का कंट्रोवर्सी हुआ है यूएस में, उसमें एक जो पटिशन थी या लेटर जिस पे लोगों के सिग्नेचर से, आपकी पोजीशन या बाकी आपके लेफ्ट के जो लोग हैं उनकी पोजीशन है कि हमने साइन नहीं किए. सो वेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई परसेप्शन एंड रियलिटी, क्या है उस मामला वाला? देखिए, उसके अंदर वो उस तरीके की लेटर को मेरे जैसे लोग या कोई हमारे पार्टी के या कम्युनिस्ट के लोग साइन करने का मतलब ही पैदा नहीं होता. अगर आप मुझे नींद से भी उठा के बोलोगे साइन करो, तो उस तरीके की लेटर पे हुई ना, क्योंकि वो लेटर पे ये लिखा गया कि अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने में, अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्ट्री है पर्सनल लिबर्टीज़ को अपहोल्ड करने में. तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइट यही है कि आज इराक में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अब सीरिया में जो करने वाले हो, अब उनको ह्यूमन राइट्स चैम्पियन बोलना वो इम्पॉसिबल है. मतलब हम तो कभी नहीं बोल सकते. वो कहीं और से वो सिग्नेचर किसी और के पिटिशन का था, उसको इसके साथ जोड़ दिया था. दूसरी बात यह है कि किसी भी एक सॉवरेन मुल्क को हम नहीं कहेंगे कि भाई आप इसको वीज़ा दो या इसको ना दो, वो आपकी मतलब है. हम जो है अपनी पोजीशन पॉलिटिकली फाइट करेंगे. हम पॉलिटिकली फाइट करने वाले हैं, ये नहीं कि इस तरीके के यंत्रों के थ्रू फाइट करेंगे. हम जाएंगे जनता के सामने, कहते हैं वो गलत क्यों है, और उस आधार पर जो है जनता की समर्थन मांगेंगे, ना कि भाई किसी सरकार से ये इसको रोक दो, ये कर दो, वो कर दो. वो हमारी एटीट्यूड ही नहीं है. और इसलिए हम कहते हैं बाकी पार्टियों से हमारा एटीट्यूड भी अलग इसलिए है कि हम ये सब इस्तेमाल करके किसी को रोकना है, उससे फ़ायदा उठाना नहीं है. पॉलिटिकली आप इसको फेस करना, और हमारी शिकायत यही है कांग्रेस से भी, पॉलिटिकली आप कॉन्फ्रंट नहीं करते हो. आप जो है कुछ मैनूवरिंग से आप जो है मतलब जीतने की कोशिश कर लेते हो, लेकिन कम्युनलिज्म फिरका परस्ती को चैलेंज करना है तो आपको फ्रंटली करनी होगी. कॉमरेड जी, आपसे मैं आखिर में एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि कॉमरेड सुरजीत का कनाडा के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और क्योंकि हमारी जो लिसनरशिप है मेनली पंजाबी, पंजाब के से उठे कॉमरेड सुरजीत बहुत बड़े मार्क्सी नेता, काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी छाए रहे. उनको चाणक्य की उपाधि भी दी जाती रही है, लेकिन उनके अपने ही प्रांत में जो लेफ्ट पार्टी से उनका मलिया मेट है, क्या कारण है?
भाई कई सारे कारण हैं उसके लिए। उसकी ये बात है कि पंजाब के अंदर भी अफसोस यही है कि एक बहुत बड़ा यूनाइटेड मूवमेंट के बावजूद, अगर आप देखेंगे अपने देश की आज़ादी के लिए एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए पंजाब का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और इसलिए आप देखोगे बंटवारा भी जब हुआ देश का, वो दो ऐसे हिस्सों में होता है, पंजाब और बंगाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उभरे हुए इंटेलेक्चुअली रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो तैयार हुए थे। तो ब्रिटिश भी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इन दोनों सूबों में आज़ादी कई दिन पहले से अलग अलग इलेक्ट्रिक बनाना, इनको अलग करना, इस तरह की बातें कर रही थी। ये रहा पंजाब का हिस्ट्री और बड़ा एक ग्लोरियस मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन रही। अफसोस की बात यह है कि कुछ दशकों में कांग्रेस सुरजीत के सामने ही हो रहा था, वो भी बड़े दुखी होते थे कि इतनी बड़ी प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन के बावजूद फिरका परस्ती का मतलब इस तरीके का मतलब उभर कर आना उस आइडियोलॉजी का, कोई व्यक्ति की बात नहीं। और उसके बाद जो भी हुई 84 में और उसके बाद जो कांग्रेस ने जो करवाया उसके चलते हुए उसका काउंटर है बिल्कुल गलत जो कांग्रेस ने किया, उसका जो काउंटर जो आना, ये पूरे जो है काफ़ी डिस्ट्रप्शन किया, जहाँ पर लेफ़्ट को कैजुअलिटी बनी लेफ़्ट भी। और फिरका परस्ती की लड़ाई में के खिलाफ लड़ाई में कम से कम 500 हमारे सीरियस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या मतलब ऐसे लोगों की हुई है जो कई 20-30 साल लगते उनको उस तरीके के एक्सपीरियंस के आधार पर पहुंचना। क्योंकि जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कम्युनिस्ट्स की, वो जो बेसिक लिंक एक होता है पार्टी और जनता के बीच में, अगर उस लेवल के कॉमरेडों को आप एलिमिनेट करो तो जनता से वो लिंक टूट जाता। तात्कालिक बेशक टेम्पररी, लेकिन वो टेम्पररी फेज के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होती है। और वही लिंकदार जिसको टारगेट किया था उस समय। और उसके बाद कांग्रेस सुरजीत जाने के बाद बहुत सारे मतलब कांग्रेस सुरजीत जब तक रहे वो बड़े यूनिफाइंग फोर्स रहे। वो उनके जाने के बाद मतलब थोड़ी बिखराव भी शुरू हो गई अंदरूनी, जिसको हम सुधार रहे हैं। बिखराव तो फिर उनके जाने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद और जो है क्लियरली वो बिखर गया। अब उसको हम सुधार रहे हैं, सुधारने की कोशिश हो रही है, सुधरेगा। बट कॉमरेड जो आप कह रहे हैं कि उस दौर में इतने सारे कम्युनिस्ट मार दिए गए, उसका बहुत नुकसान हुआ है, उस बात को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी बड़ा टाइम लैग आ चुका है उस बात में। और जो पंजाब का जो वोटर है उन्होंने इवन उन फोर्सेस को भी रिजेक्ट कर दिया है जिन्होंने कम्युनिस्टों को कत्ल किया। सो क्या वजह है कि अभी तक जो लेफ्ट मूवमेंट उस वैक्यूम को नहीं भर पाई पंजाब में, इसका एग्जैक्ट कारण क्या? वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि उस समय की जो सेटबैक रही है उससे तो हम उभर कर आ रहे थे, पहुँच भी गए थे कौन सुरजीत जब जिंदा थे। लेकिन उसी समय जो दूसरी जो पॉइंट जो शुरू हो गई, देखिए एक सोशो इकोनॉमिक चेंज भी बहुत बड़ा हो रहा है पंजाब के अंदर। अब उस सोशो इकोनॉमिक चेंज के अंदर जो आज पंजाब का यूथ है, अब वो हालत ऐसी बन गई कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास कुछ साधन नहीं। अब दोनों जो है शिकार होते हैं गलत आदतों की। एक के पास क्योंकि पैसा है, दूसरे के पास क्योंकि जिंदा रहने के लिए और कोई चारा उसके पास नहीं है, तो नशे में इसमें उसमें वो भी उसके विक्टिम होते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा टाइम आता है जहाँ पर अमीर अपने कारणों से, गरीब अपने कारणों से ऐसे गलत चीज़ों के शिकार बन जाते हैं। अब ऐसी माहौल में उनके अंदर पेनेट्रेट करके उनको एक लेफ्ट मूवमेंट पे ले आना, वो चैलेंज और ज़्यादा बहुत कई गुना बढ़ जाता। और वो चैलेंज में आज फंसे पूरी पंजाब में। हम इसलिए ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे लिए, हम ये सोच रहे कि और पंजाब में जो हो रहा वो एक झलका है हिंदुस्तान का। अब पूरी मुल्क में भी मतलब ऐसी अगर वातावरण अगर आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन वो एक कारण है जिसकी वजह से हम भी उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो ये मल्टीप्लिसिटी है मतलब इश्यूज की। एक इनर पार्टी की सिचुएशन, दूसरी ये जो चेंजिंग जो सोशल सिचुएशन हो रही है पंजाब में, ये पूरा मिलके थोड़ा लेफ्ट के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन, उसी को ब्रेक करना करने। बट इजंट इट ट्रू कि पंजाब में एक मार्जिनलाइज सेक्शन है जो दलित सिखों का, उसको नहीं केटर किया गया, उनको छोड़ दिया गया। ज़्यादा जो है तवज्जो जो डोमिनेंट जो सोसाइटी है,
डोमिनेंट सेक्शन सोसाइटी का उस पर ही दी गई, उसके इश्यूज के ऊपर, उसके सरोकारों पर ज़्यादा फोकस दिया गया। सही है, वाह वही कमज़ोरी रही है उनकी, वो समझने के अंदर भी हमारे अंदर भी थोड़ी कमज़ोरी ये रही है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन जो है पूरी वर्किंग क्लास की ये बदल रही है इंडिया में। अब जो है तो थोड़े अरसे के बाद ही ये हम भी समझ पाए क्या हो रहा है कि अब 93% से ज़्यादा इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइज लेबर, मतलब उस पर जो होता था वर्किंग क्लास के लिए, अब वो ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइज लेबर वगैरह वगैरह सिर्फ 6 से 7% के बीच में पूरे हिंदुस्तान में। और जब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि परमानेंट वर्कर का कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया है, सिर्फ सरकारी कुछ नौकरियां बचे हैं, राइट। बाकी सब जगह कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, आपके टेम्पररी, और उनको यूनियन का कोई राइट नहीं। अब उनको ऑर्गेनाइज करना वो है सबसे बड़ा चैलेंज। जो कमजोरियां आज आप बता रहे हो लेफ्ट क्यों नहीं बढ़ रही वगैरह, ये जो रियलिटी जो बदल गई उसके अंदर जो तरीके हमारे जो ऑर्गेनाइज करने के दांव पेच, वो दाव पेच जो है उसको हमें अब दुरुस्त हो रहा है, वो होगा अगले 2-4 साल में। मैं समझते हैं कि उसको भी हम काबू में ले आएंगे, लेकिन अब ये ट्रांसिशन फेज है। कामरेड नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार आपका फिर वैंकूवर की धरती पे स्वागत है। थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।